नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी सेक्शन नंबर 354 CRPC which has now become section number 393 of the BNS. Is there any change? Not at all, except few drafting level changes हैं। Like पहले IPC लिखा था, now they have mentioned the word भारतीय न्याय संहिता, कोड की जगह संहिता आ जाएगा। The clause 6 में है, अर्लियर दे हैव मेंशन द सेक्शन नंबर CRPC के और जो BNSS के सेक्शन का जो चेंज है वही चेंज है। सेक्शन 117 की जगह 136 हो गया, 138 की जगह 157 हो गया, 125 की जगह 144 लिखा मिलेगा, 145 की जगह 164 मिलेगा, 147 की जगह 166 मिलेगा। तो जो BNSS और CRPC में जो सेक्शंस का एडजस्टमेंट है क्लॉज 6 में, ये आपको चेंज मिलेगा। अदरवाइज अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर, कॉन्सेप्ट के लेवल पर कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, उन सब के लेवल पर कहीं कोई चेंज नहीं है। आपको वैसे ही पढ़ना है जैसे कि आपको CRPC में आपने पढ़ना और समझना था। ठीक है, तो चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट सेक्शन 354। फर्स्ट क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स एग्जाम, ऑब्जेक्टिव एग्जाम, वेदर इट इज द जुडिशियल सर्विस एग्जाम और इट इज यू मे अपेयर इन द एंट्रेंस एग्जाम फॉर योर LLM एज वेल। This is the question. First question from the heading itself. 354 लैंग्वेज एंड कंटेंट्स ऑफ जजमेंट। जजमेंट की लैंग्वेज के बारे में और उसके कंटेंट क्या होंगे जजमेंट के, उस जजमेंट में आप क्या लिखेंगे। एंड सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू विल हैव टू लर्न इट बाय हार्ट ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ दिस। आई एम सॉरी टू से। क्यों याद करना पड़ेगा आपको, बुरी तरीके से घोटना पड़ेगा आपको। क्यों नाराज क्यों रही हो? याद करना पड़ेगा। हाँ, क्यों याद करना पड़ेगा? क्योंकि आपको जजमेंट राइटिंग सीखनी है कि नहीं है। जब आप किसी क्रिमिनल केस में जजमेंट राइटिंग करेंगे तो आपको पता होना चाहिए ना क्या क्या लिखना होता है उसमें। तो कंटेंट्स ऑफ जजमेंट इसी में आएंगे। जैसे CPC में हम जो सिविल केस में ड्राफ्टिंग की बात करते हैं, प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग CPC में, देन फिर वी गो बाय द ऑर्डर 6, 7, 8 के हिसाब से करते हैं ड्राफ्टिंग। नाउ हियर इट इज द जजमेंट राइटिंग एंड फॉर दैट पर्पज, बिकॉज इट इज डीलिंग विद द कंटेंट्स ऑफ द जजमेंट, आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद होगा कि जजमेंट में क्या क्या लिखना होता है तो फिर आप जजमेंट राइटिंग के क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे। इसलिए क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंस में ये नहीं पूछेंगे राइट डाउन द कंटेंट्स ऑफ जजमेंट, वो आपसे कहेंगे ये फैक्ट्स हैं, राइट द जजमेंट। अब आपको जजमेंट में क्या क्या लिखना होगा उसकी गाइडेंस आपको यहां से मिलेगी। इसीलिए आपको सेक्शन 354 को बहुत अच्छी तरीके से घोट लेना चाहिए। सही है, सो लेट्स रीड इट। 354, एक्सेप्ट एज अदरवाइज expressly provided by this code, every judgment referred to in section 353 shall be written in the language of the court। यहां से पहला क्वेश्चन आएगा कि ये जजमेंट है वो कौन सी भाषा में लिखा होना चाहिए। वो कोर्ट की भाषा में होना चाहिए, एक्यूज की भाषा में नहीं, कोर्ट की भाषा में। इट शैल बी इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, नंबर 1। और इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, नंबर 2 क्या होना चाहिए, बी शैल कंटेन द पॉइंट और पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन। उस केस में कौन कौन से बिंदुओं पर निर्णय होना था वो चर्चा चाहिए। सेकंड, उन पॉइंट्स पर, उन बिंदुओं पर कोर्ट का क्या डिसीजन हुआ। एंड थर्ड, एंड द रीजंस फॉर द डिसीजन, जो कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसका कारण क्या है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रीजंस फॉर द डिसीजन। आप केवल ये नहीं कह सकते कि आपने चोरी की, आप पे चोरी का इल्जाम साबित हुआ। ये देखिए, मान लीजिए थेफ्ट का केस है कि किसी व्यक्ति ने चोरी की थी या नहीं की थी, तो नाउ व्हाट कैन बी द पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन। तो वी विल हैव टू गो फॉर द डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट, कि कब कहा जाएगा कि चोरी का ऑफेंस हुआ भी था या नहीं हुआ था। अब देखिए क्या है थेफ्ट की डेफिनेशन क्या है, whoever intending to take dishonestly। इंटेंशन कैसी होनी चाहिए, डिसऑनेस्ट होनी चाहिए। मैं 378 नहीं पढ़ा रहा हूं यहां पर, अभी केवल आपको रेफरेंस दे रहा हूं, तो थोड़ा लिमिट में देखेंगे। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है, इंटेंशन डिसऑनेस्ट होनी चाहिए। तो ये पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन हो गया, वेदर द इंटेंशन ऑफ द एक्यूज वाज डिसऑनेस्ट और नॉट। आप समझ रहे बात नहीं है। देखिए ये क्या था, ए दिस वाज
शैल कंटेन द पॉइंट और पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन, कि इस केस में कौन कौन से पॉइंट पर डिटर्मिनेट करना था। नाउ पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या था एज ए होल, कि वेदर ही हैज कमिटेड थेफ्ट और नॉट, क्या उसने चोरी की है या नहीं की है। तो चोरी तो एक शब्द हो गया, सेक्शन 378 का रिजल्ट आ गया। चोरी की ये कब मानेंगे, जब एज पर 378 पांचों के पांचों इंग्रेडिएंट्स पूरे हो जाएंगे। जैसे देखिए पहला इंग्रेडिएंट क्या है, इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली। सेकंड क्या है, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। तो सेकंड पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या हो गया, वेदर द प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन इज मूवेबल और नॉट। जो प्रश्नगत संपत्ति है क्या वो जंगम संपत्ति है या नहीं है, ये एक पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन हो गया। थर्ड क्या हो गया, आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, क्या वह वस्तु, क्या वह संपत्ति किसी के कब्जे से ली गई, इस पॉइंट को डिटरमाइन करना पड़ेगा। विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, क्या वो उसके बिना कंसेंट के ली गई, ये डिटरमाइन करना पड़ेगा। मूव दैट प्रॉपर्टी, क्या उसने प्रॉपर्टी को मूव किया था, इन सभी पॉइंट्स को डिटरमाइन करना पड़ेगा। समझ में ही नहीं लग पाती है, और भी एज पर द फैक्ट्स ऑफ द केस हो सकते हैं। तो जजमेंट में ये सारी बातें होनी जरूरी हैं। शैल कंटेन द पॉइंट और पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन, कि कौन कौन से पॉइंट पर कोर्ट को निर्णय देना था, सही है, और क्या उन पे कोर्ट का निर्णय रहा, द डिसीजन देयर ओन एंड द रीजंस फॉर द डिसीजन, वैसा निर्णय देने के लिए क्या कारण थे, कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा। देन प्रिजाइडिंग ऑफिसर विल हैव टू एक्सप्लेन इट, कि व्हाई आई एम ऑफ दिस ओपिनियन, सही है। PW1 ने कहा था, PW1 ने जो कहा वही बात PW2 ने कही, कोई कारण नहीं है उनको डिसबिलीव किया जाए, इसलिए मैं इस ओपिनियन पर पहुंचता हूं कि इस व्यक्ति ने उसकी जेब में से बटुआ निकाला था। दो लोगों ने देखा था, दो लोगों ने यहां पर कहा कोर्ट के सामने, और कोर्ट के पास ऐसा कोई कारण नहीं है कि उन पर अविश्वास किया जाए। क्यों, ना तो वह एक्यूज को जानते हैं, झूठ क्यों बोलेंगे, वो वहां पर थे, उन्होंने टिकट दिखाया है और टिकट सेम डेट का है, सेम टाइम का है, इसका मतलब वहां पे थे, तो सारी बातें प्रूव हो रही हैं, रीजन है मेरे पास अब, इसलिए मैं होल्ड कर रहा हूं। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, रीजन बताने पड़ेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को हम लोगों ने कैसे डिसाइड किया। अब कर लेंगे, अब तो सफिशिएंटली एक्सप्लेन कर दिया मैंने, रटने वाला काम छोड़ा नहीं है, मतलब रटना तो पड़ेगा ही, रटना आसान हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्या स्पेसिफाई करेंगे, स्पेसिफाई द ऑफेंस एंड द सेक्शन ऑफ द आईपीसी और अदर लॉ, कि कौन सा सेक्शन है, कौन सा अपराध है, ठीक है। 378 379 लिखते हैं, उसमें दंड के हिसाब से चलते हैं, तो सेक्शन लिखना पड़ेगा कौन से सेक्शन में है ये बात, सही है, या तो आईपीसी में या किसी अन्य लॉ में भी हो सकता है। अंडर विच द एक्यूज इज कन्विक्टेड एंड द पनिशमेंट टू विच ही सेंटेंस, ओके। एंड थर्ड डी, इफ द जजमेंट इफ इट बी ऑफ एक्विटल shall state the offense of which the accused is acquitted and direct that he be set at liberty। अगर जजमेंट एक्विटल का है, छोड़ दिया जा रहा है उसको, तब क्या करेंगे, ये भी डायरेक्शन होनी चाहिए कि उसको अब छोड़ दिया जाए। केवल ये नहीं लिखेंगे कि उसको दोष मुक्त किया जाता है, दोष मुक्त तो कर दिया, लेकिन रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट भी आपको देना पड़ेगा, आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, डायरेक्शन देनी पड़ेगी, डायरेक्ट दैट ही बी सेट एट लिबर्टी, उसको छोड़ दिया जाए, ये भी करना पड़ेगा आपको, सही है। अब कई बार क्या होता है समझिए, जैसे आप पर आरोप है कि आपने इन भाई साहब को, है ना, लिटा लिटा के पीटा जबरदस्त तरीके से, ऑफेंस क्या हुआ, कॉजिंग हर्ट, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, पनिशेबल अंडर सेक्शन 323, सही है, 323 का हुआ। दूसरा आरोप क्या था कि आपने मार पिटाई करते हुए इनका पर्स भी निकाला था, अब चोरी का भी आ गया, बल्कि अगर एलिगेशंस ऐसे हैं कि चोरी करने के लिए ही मार पिटाई की थी तो फिर लूट हो गई, रॉबरी हो गई, सही है। और क्या करा, आपने ब्लेड मारा था, ठीक है, तो 324 भी लग गया, कॉजिंग हर्ट बाय, कई ऑफेंसेस लग गए आपके, लेकिन आपको कुछ में कन्विक्शन हो रहा है, कुछ में एक्विटल हो रहा है। अब मैं इस पॉइंट पे लाना चाह रहा हूं कि एक ही केस में आप पर कई चार्जेस हो सकते हैं, तो उसमें देखो ये शैल स्टेट द ऑफेंस ऑफ विच द एक्यूज इज एक्विटेड, किस अपराध में आपको दोषमुक्त किया जा रहा है,
सभी में किया जा रहा है तो सभी का लिखेंगे, इस ऑफेंस में दोष मुक्ति हो गई, दूसरे में भी हुई, तीसरे में भी हुई। कई बार ऐसा होता है कि आप पर मल्टीपल चार्जेस थे, यू आर कन्विक्टेड फॉर सम एंड यू आर एक्विटेड ऑफ सम, तो दीज ऑल शुड बी स्पेसिफिकली स्टेटेड इन द जजमेंट। नटशेल में बात यह है कि जजमेंट पढ़ करके अपीलेट कोर्ट को यह समझ में आ जाए कि एक्चुअली केस था क्या, केस कौन कौन से ऑफेंसेस में चला। रीजंस अगर नहीं दोगे तो कोर्ट को लगेगा, अपीलेट कोर्ट को, कि उन्होंने माइंड अप्लाई नहीं किया, तो अल्टीमेट रिजल्ट पर आ कैसे गए। ठीक है, कौन कौन से सेक्शंस को उन्होंने मेंशन नहीं किया, तो उनकी डिटेल में जाएंगे कैसे, ये इन्हें यही नहीं पता। तो दीज ऑल शुड बी प्रेजेंट देयर, CNT। अब क्वेश्चन कैसे आया यहीं से देख लीजिए अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस of the CRPC deals with language and contents of the judgment? Answer is 354. आगे हेडिंग से नहीं क्वेश्चन। Every judgment referred to in 353 shall be written in the language of court, या accused या complainant। Answer is language of the court। यहीं से क्वेश्चन आया हुआ है प्रीलिम्स में। तो देखो बहुत छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे बिंदुओं पर प्रश्न पूछे गए हैं आपसे, और आप लोग एकदम कर ही लोगे इसको, तो है कि नहीं है। एग्जाम से ठीक 1 घंटे पहले रिवाइज करना, बस उससे पहले मत करना रिवाइज, या डेली करोगे। अच्छा, आप लोग जज कितने लोग बनना चाहते हैं, रेज हैंड। जल्दी कितने लोग बनना चाहते हैं? तो उसका तो एक ही नियम है भाई, डेली 2 घंटे याद रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। अच्छा, आप में से कितने लोग डेली रिवीजन कर रहे हैं 2 घंटे? देखा कितना कम हो गया प्रतिशत। यही तो मैं कह रहा हूं, चाहते बहुत हैं, है ना। वही है ना किसी शायर की, उसमें हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान मगर फिर भी कम निकले। जज तो बनना चाहता हूँ, सब काम करना चाहता, जज बनना चाहता हूँ, दहेज में बहुत पैसे लाना चाहता हूँ, मर्सिडीज खड़ी करना चाहता हूँ, बस याद नहीं करना चाहता। याद कर भी लिया तो रिवीजन नहीं करना चाहता, है ना। और गर्ल्स सब जज बनना चाहती हूँ, सब पे अपना हुक्म चलाना चाहती हूँ, मैं याद नहीं करना चाहती, रिवीजन नहीं करना चाहती बस। तो प्लीज मेरा काम है आपको जगाते रहना, ठीक है। बढ़िया आगे को। नेक्स्ट, यहां से क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में। When the conviction is under the IPC, when the conviction is under the IPC and it is doubtful under which of 2 sections or under which of 2 parts of the same section of that code the offense falls। ये समझ लीजिए, यहां पर क्या, कोर्ट भी भ्रम में है, कोर्ट इज इन कंफ्यूजन। कोर्ट को भी डाउट हो रहा है, कैसे कि ये जो ऑफेंस है, वेदर दिस इज 379 और 392, क्या ये केवल थेफ्ट है या लूट है या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, इसे क्या माना जाए। कोर्ट इज अंडर कंफ्यूजन, क्या इसको कल्पेबल होमिसाइड माना जाए या मर्डर माना जाए, समझे आप। तो कोर्ट को ही कंफ्यूजन है, क्या। व्हेन द कन्विक्शन इज, क्या है, कन्विक्शन है, एक्विटल नहीं है। कन्विक्शन इज अंडर IPC, it is doubtful under which of 2 sections case falls, कि कौन से 2 सेक्शंस में कन्विक्शन होना चाहिए। कोर्ट इज इन डाउट, कोर्ट को यह तो पता चल गया कि भाई इसने अपराध तो किया है, अब A में आएगा या B में आएगा ये देखना है इसमें, या मर्डर में जैसे 4 क्लॉज है कि नहीं है, विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, यानी विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज द ऑफेंडर नोज, नॉलेज वाला हो गया, सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। अब ये है कि भाई क्लॉज A में इसको कन्विक्ट करें, क्लॉज 2 में करें, क्लॉज 3 में करें, क्लॉज 4 में करें। सेकंड बात, अंडर विच ऑफ द 2 पार्ट्स ऑफ द सेम सेक्शन ऑफ दैट कोड द ऑफेंस फॉल्स। तो मीनिंग देयर बाय कोर्ट इज इन डाउट, इट इज डाउटफुल। तब क्या होगा, द कोर्ट शैल डिस्टिंक्टली एक्सप्रेस द सेम। कोर्ट को जजमेंट में ये लिखना चाहिए, इट इज डाउटफुल कि whether he has committed this, although court is of the opinion that he has committed offense, but precisely इसमें आएगा या उसमें आएगा, it is doubtful, the court shall express it and pass judgment in the alternative। और जो जजमेंट होगा ये ऑल्टरनेटिव में
या तो इसने ये किया है या फिर ये किया है, सही है। तो इट इज, तो यहां से कि कोर्ट ऐसी दशा में क्या करेगी, आपको ऑप्शन दे देंगे। ऐसी दशा में कोर्ट विल सेंड द केस टू द हाई कोर्ट फॉर ओपिनियन, विल सेंड द कोर्ट टू दिस अदर कोर्ट, डोंट गेट इट कंफ्यूज्ड। द कोर्ट शैल डिस्टिंक्टली एक्सप्रेस द सेम एंड पास जजमेंट इन द ऑल्टरनेटिव। समझे कि नहीं? अगर समझ गए तो प्लीज रेज हैंड। वेरी गुड। पनिशमेंट लेकर आएंगे ना, ही बी सेंटेंस फॉर दिस। Sometimes see A or B, whether you should be convicted either under offense A or B, but you are being punished for sentence of imprisonment for 2 years. Ultimately you will have to go to jail for 2 years. ठीक है ना? Ultimately what is the consequence of conviction? Punishment. It may be sentence or it may be fine. तो फाइन आपको दो नहीं मिल रहे, ये नहीं कह रहे कि 1000 रुपए दे दो या 5000 दे दो, ऐसा होगा नहीं। 2 साल चले जाओगे 5 साल, वैसे नहीं होगा वो। सेंटेंसिंग पर देयर विल बी परफेक्शन की भी आपको जाना, सेंटेंसिंग ये है, ठीक है? हो जाएगा, बढ़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगेन when the conviction is for an offense punishable with death, मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि हुई है। कौन से दंड से? मृत्यु दंड, डेथ पेनल्टी, सही है। और इन द ऑल्टरनेटिव विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या उसके लिए आजीवन कारावास की व्यवस्था है, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म ऑफ ईयर्स, सालों के लिए, वर्षों के लिए कारावास जाना पड़ेगा, ठीक। तो कौन कौन से पनिशमेंट हुए? डेथ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट फॉर ईयर्स। पास में आ गई? यानी कि साल, 2 साल, 3 साल के लिए आपको जेल में जाना हो, या फिर आजीवन कारावास के लिए भेजा जाना हो, या फिर मृत्यु दंड देना हो। ऐसी स्थिति में क्या होगा? द जजमेंट शैल स्टेट द रीजंस फॉर द सेंटेंस अवॉर्डेड। जो दंड दिया जा रहा है उसके लिए फिर क्या कारण है, वो जजमेंट में लिखे जाएंगे। यानी कि जब आप यानी कि फाइन जब हो रहा है तब आपको रीजन देने की जरूरत नहीं पड़ रही, यहां पर नहीं है बात समझ में। जब आप जेल भेज रहे हो किसी को, इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म ऑफ ईयर्स, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और डेथ पेनल्टी, इन दैट केस यू विल हैव टू रिकॉर्ड रीजंस फॉर दैट, एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर प्रीलिम्स। यही आपके ऑब्जेक्टिव या प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न हो सकता है कि कब कब कोर्ट को रीजंस भी लिखने पड़ेंगे सेंटेंस के, जजमेंट के रीजंस नहीं है। एक हुआ कि आपको दोष सिद्धि क्यों की जा रही है, वो तो सब में है ही है, अंतर समझ रहे हैं दोनों में। एक तो हुआ रीजन फॉर कन्विक्शन कि आपको दोष सिद्ध क्यों किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए, मैं नाम नहीं लूंगा, मैडम पीछे बैठी हुई है कॉर्नर में, नहीं, इनकी तरफ देखो आप, इन पे मान लीजिए चोरी का केस लगा हुआ है कि नहीं है? सूट करना चाहिए। अब समझिए, तो एक तो ये हुआ कि पूरा डिटेल में डिस्कस किया एंड रीजन देते हैं व्हाई शी शुड बी कन्विक्टेड फॉर कमिटिंग थेफ्ट। चोरी के लिए इनको क्यों दोष सिद्ध किया जा रहा है, ये तो हुआ, रीजंस देने ही पड़ेंगे। अब आया सेंटेंसिंग का मामला। अगर सेंटेंस किया जा रहा है कि भाई इनको केवल सेंटेंस देना है, 200 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है, तो क्योंकि इस कैटेगरी में नहीं आ रहा है जुर्माना, इसलिए अब उनको यह बताने की जरूरत नहीं कि क्यों एज पर दिस कि भाई जुर्माना क्यों। लेकिन अगर इनको मान लीजिए 2.5 साल 3 साल के लिए जेल भेजा जा रहा है, तो थर्ड कैटेगरी आ गई, इम्प्रिजन फॉर ए टर्म ऑफ ईयर्स। देन जजमेंट शैल स्टेट द रीजंस फॉर द सेंटेंस अवॉर्डेड। आई बात समझ नहीं आई आपको? मान लीजिए ये जो भाई साहब इधर बैठे हुए हैं, है ना, इन्होंने कोई मर्डर कर दिया किसी का, है नहीं, पर्सनैलिटी तो सूट होना चाहिए ना। सो नाउ डेथ पेनल्टी इज बीइंग गिवन या इम्प्रिजन फॉर लाइफ हो रहा है, देन अगेन सेकेंड क्लॉज आ जाएगी डेथ में। एंड इन द केस ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ द स्पेशल रीजन फॉर सच सेंटेंस विल बी, कि अगर मृत्यु दंड दे रहे हैं तो आपको विशेष कारण लिखने पड़ेंगे, स्पेशल रीजन फॉर दैट। तो विशेष कारण कब लिखे जाते हैं?
डेथ पेनल्टी में, और यही आपका प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न बनता है आपका। तो रीजंस, स्पेशल रीजंस, कारण, विशेष कारण, क्यों उनको, इसी से टर्म निकली है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में मृत्युदंड दिया जाएगा, इसी क्लॉज से सब कुछ निकला है। फिर वो जब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा विशेष कारण कौन से होंगे, जस्टिफाई करना पड़ेगा आपको, तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर का जो मामला निकलता है वो यहां से बात आती है। तो इन सभी बिंदुओं पर, स्पेशल रीजन पर, और आपके लिए ये रही आपकी मैजिक स्लाइड, इस पर 354.3 लिख लीजिए। अगर मेंस में कभी किसी का मन कर गया क्वेश्चन बनाने का एग्जामिनर साहब का, तो वो 354.3 से आपसे पूछ सकते हैं एक बार को। कौन कौन से की बात कर रहे हैं? ऑफेंस पनिशेबल विद व्हाट? 3 बातें, कौन सी? डेथ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म ऑफ ईयर्स। ये 3 फ्रेजेस यूज किए गए हैं, सही है। जब इन तीनों में से कोई सा भी सेंटेंस होगा तो क्या जाएगा? रीजन फॉर द सेंटेंस अवॉर्डेड, जो दंड दिया जा रहा है उसके लिए उनको कारण बताने होंगे। अब तो नहीं भूलेंगे देख करके, लेकिन जब डेथ की बात आएगी देन यू विल हैव टू राइट द स्पेशल रीजंस, विशेष कारण लिखने पड़ेंगे। और यहीं से प्रश्न आया हुआ, देखिए ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। इन अवॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस द कोर्ट शैल रिकॉर्ड स्पेशल रीजंस। निम्नलिखित जो अवार्ड है यहाँ पर, ये लाइफ के लिए, 10 ईयर्स और मोर के लिए, डेथ के लिए, तो आंसर इज डेथ। स्पेशल रीजंस। अब आप महानुभावों से मेरी प्रार्थना है, करबद्ध प्रार्थना है, कि अगर ऐसा प्रश्न आए तो देखो 2 शब्द हैं, तो उसको गोल कर लीजिएगा एग्जाम में। अभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बन रहा है कि मैंने सजेस्ट किया था। जब आपके एग्जाम में आए तो आपने देखना कि वहां रीजंस शब्द यूज किया है, स्पेशल रीजंस किया गया है, कारण पूछा है या विशेष कारण क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्योंकि स्पेशल रीजंस लिमिटेड ओनली टू द डेथ पेनल्टी। अगर विशेष कारण की बात करते हैं, हाँ भी अलग अलग कर देता हूं आपके लिए। अगर विशेष कारण है लिखने हैं तो वो केवल मात्र और मात्र मृत्यु दंड के मामले में है, डेथ पेनल्टी के रूप में है। अदरवाइज इन सब में रीजंस तो है ही हैं। इम्प्रिजन फॉर लाइफ रीजंस, स्पेशल रीजन नहीं, फॉर ईयर्स रीजंस, बट स्पेशल रीजन, विशेष कारण ओनली इन केस ऑफ डेथ पेनल्टी। कर लेंगे। इनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, केवल चीजों को जान के समझ के हाईलाइट कीजिए, याद कीजिए, आगे बढ़िए, जज बनिए। है ही कितना सा छोटा सा काम है सब, है कि नहीं? ज्यादा बड़ा काम नहीं है, इतना तो याद रखना, विशेष कारण कर देने, दंड मृत्यु दंड में देना, बस हो गया काम। बच्चन सिंह का केस आया है। हु अमंग द फॉलोइंग जजेस, यहां प्लीज लिख लीजिए, डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर मतलब जो बहुत ही रेयर केस, विलक्षण केसेस में मृत्यु दंड दिया जाएगा। मृत्यु दंड देने के लिए विशेष कारण होने चाहिए ना, वो विशेष कारण क्या है? रेयरेस्ट ऑफ रेयर। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में जस्टिस RS सरकारिया साहब थे, उन्होंने ये डॉक्ट्रिन को फॉर्मुलेट किया था। कौन से साहब थे? जस्टिस RS सरकारिया। अगेन, when the conviction is for an offense punishable with imprisonment for a term of 1 year or more, कितना? conviction is for an offense, ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्धि है। conviction is for an offense, ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्धि है। पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म ऑफ 1 ईयर और मोर, जो कि 1 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है। कितने कारावास से दंडनीय है? 1 ईयर और मोर। समझे कि नहीं? देन बट द कोर्ट इम्पोजेस ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म ऑफ लेस देन 3 months, लेकिन न्यायालय उनको कितना दंड देते हैं? 3 महीने से कम, लेस देन 3 months। समझे? कारावास कितना था? देखिए इसको ऐसे समझिए, कन्विक्शन इज फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 1 year और मोर। जैसे चोरी का अपराध 3 वर्ष से दंडनीय है,
सही है। कोई भी अपराध मान लीजिए जिसका दंड 1 साल से अधिक हो सकता था एज पर द आईपीसी और अदर लॉ, सही है। लेकिन कोर्ट ने कितना दिया, कन्विक्शन तो किया, बट द कोर्ट इम्पोजेस ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ लेस देन 3 मंथ्स, लेकिन उसका 3 महीने से कम पर ही उसकी सजा दी गई। ठीक है, 3 महीने रहोगे, लेस देन 3 years, 3 months, ठीक है, लेस देन 3 months। तब क्या करेंगे कि भैया इतना हम कम 3 साल की सजा या 1.5 साल की सजा या मिनिमम 1 साल थी, तो 3 महीने क्यों दे रहे हो, इतना कम क्यों? फॉर दैट पर्पज इट शैल रिकॉर्ड इट्स रीजंस फॉर अवॉर्डिंग सच सेंटेंस। ऐसा दंड देने के लिए न्यायालय को उससे कारण लिखने पड़ेंगे। आई बात समझ में, किसी दंड क्यों दिया जा रहा है? मान लीजिए इन्हीं मोहतरमा जैसी ही कोई लड़की हो, इनको मत कहिए, मान लीजिए बुरा लग जाएगा, तो बताना पड़ेगा कि देखो छुई मुई हैं, पढ़ने वाली हैं, गलती से मोबाइल खरीदने के लिए चोरी कर लिया था, पिक्चर जाने के लिए चोरी कर रही थी, फर्स्ट ऑफेंडर हैं, पहली बार गलती करी है ना। इस तरीके वो कारण आने चाहिए जो इतनी कम सजा दे रहे हो आप। तो ये जो टाइम है, रीजंस कब दिएंगे? व्हेन द इम्प्रिजनमेंट इज लेस देन 3 months, और इसी 3 महीने की फिगर पर, 3 महीने से कम की फिगर पर आपसे आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हाईलाइट कर लीजिए अच्छी तरीके से, 3 months टिमटिमाना चाहिए आपके बैरक में, 3 months, लेस देन 3 months, लेस देन 3 months, सही है। लेकिन दोनों ही बातें होनी चाहिए। पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड कितना था, 1 year और मोर। पनिशमेंट अवॉर्डेड कितना है, लेस देन 3 months इन दैट केस। अब आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट इसी में क्या है, यहां तो समझ में आ गया। नाउ रीजंस कब लिखने जरूरी नहीं है, अनलेस द सेंटेंस इज वन ऑफ इम्प्रिजनमेंट टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, जब तक कि जो कोर्ट है, जो इम्प्रिजनमेंट है कोर्ट के उठने तक हो, टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट। मैंने सभी लोगों को मैसेज किया था टिल राइजिंग। अभी एक क्वेश्चन इन योर ऑब्जेक्टिव एग्जाम, व्हेन एनी पर्सन इज सेंटेंस्ड टू डेथ, द सेंटेंस शैल डायरेक्ट दैट he be hanged by the neck till he is dead, he be hanged by a particular date and time, he be hanged or shot dead, he be hanged by the neck till he is dead। सही है। तो ये लाइन आपके वहां से आगे इस तरीके से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, कर लेंगे मैडम। पब्लिक हैंगिंग इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, पब्लिक हैंगिंग इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। केस का नाम लिख लीजिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस लक्ष्मा देवी। सुप्रीम कोर्ट ने टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट किसको पनिशमेंट दिया, डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, जॉइंट डायरेक्टर हैं, क्या नाम, मिस्टर नागेश्वर रॉय है ना, राव, उनको टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट, कि जब तक कोर्ट बैठी है तब तक उस कोने में खड़े हो जाइए, बस ये पनिशमेंट होता है। और अनलेस द केस वाज ट्राइड समरली, या फिर केस का ट्रायल जो विचारण है वो संक्षेप तक चला था, यानी 265 से तक का, 260 से 265 के उसमें आ गया वो। तो इसको ऐसा देख लीजिए कि नीड नॉट ऑफ रिकॉर्डिंग रीजंस, कब रिकॉर्डिंग ऑफ रीजंस आवश्यक नहीं है, यहां से अगेन क्वेश्चन आएगा, कब, जब केस का जो विचारण था समरली हुआ, समरी ट्रायल हुआ। दूसरा क्या है, या फिर जो पनिशमेंट कितना था, टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट था, बस कोर्ट। उस दृष्टि में आपको रीजन रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। तो कब रिकॉर्ड करने की रीजन रिकॉर्ड करने की जरूरत है और कब नहीं है, यहां से प्रीलिम्स से क्वेश्चन आएगा। सफिशिएंटली एक्सप्लेन, आई एम मूविंग नाउ। ये ना क्वेश्चन देखिए आपका कि 3 लेस देन 3 months का क्वेश्चन आ गया। बाकी लैंग्वेज दे दी उन्होंने पूरा बेलेट से, और ये पूछ लिया कि कब रीजन देखने पड़ेंगे, जब लेस देन 3 months हो। नेक्स्ट 5, When any person is sentenced to death, देखो इसको भूल जाइएगा, क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, पढ़ के समझ में आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। When any person is sentenced to death, मृत्यु दंड दिया जाता है जिसको, the sentence shall direct, सेंटेंस में क्या लिखा जाएगा, that he be hanged by the neck till he is dead, जब उसको तब तक लटकाया जाए बाय नेक, गर्दन से, जब तक कि वो मर ना जाए। तो ये बात यहां पर मिलेगी आपको। डेथ पेनल्टी का जो सेंटेंस होगा उसमें
क्या लिखा जाएगा, आदेश में क्या लिखा जाएगा, बी हैंग्ड बाय द नेक टिल हिज डेथ। ठीक कर लेंगे। तो प्लीज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। समझ गए होंगे इस स्टेटमेंट से, समझ गए, ध्रुव काटती है इससे। तो यहां से प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। ये बात कौन से सेक्शन में लिखी है, सब सेक्शन में लिखी है, 354 की क्लॉज 5 में, यहीं से क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि वेरी अट्रैक्टिव लाइन, वेरी अट्रैक्टिव प्रोविजन, अपील करता है थोड़ा सा, है ना, नहीं। एंड इसी में केस लॉ लिख लीजिए, दीना वर्सेस दीनदयानंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ डेथ सेंटेंस बाय हैंगिंग the accused as provided under section 354(5) was upheld in Dina versus Union of India. दीन दयालानंद, संवैधानिक वैधता कि ये जो टिल जो है, ये जो क्लॉज है 354(5), ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है। तो इट वॉज हेल्ड, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड इन दिस केस, दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कर लेंगे। 6 क्लॉज अपने आप पढ़ लीजिए, कुछ खास नहीं है, जितना मैंने बताना था इसमें 354 में करा दिया आपको मैंने। ठीक है, तो प्लीज, थैंक यू। तो कर लिया आप लोगों ने। जी, दीज सेक्शंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, और प्रीलिम्स में क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आते हैं ये बहुत मुश्किल रहता है स्टूडेंट को समझना, जानना, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको वो सब बता पाऊँ मैं। लेकिन आप खुद से पूछना कि क्या जो मेहनत हम आपके साथ कर रहे हैं, क्या आप उतनी मेहनत खुद के साथ कर रहे हैं, खुद के भले के लिए कर रहे हैं, या आप नहीं कर रहे हैं। अगर जज बनना चाहते हैं तो जितना पढ़ाया गया है उसको कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। कुछ भी नहीं छोड़ा है, जो भी यूट्यूब में के द्वारा किया जा सकता है। यूट्यूब की अपनी लिमिटेशंस है, देखिए, इंटरेक्टिव नहीं हो सकते हैं, आपको प्रैक्टिस नहीं करा सकते हैं, आपके साथ बहुत सारे जो टास्क हो सकते हैं वो नहीं करा सकते हैं। लेकिन जो लेक्चर के थ्रू जितना भी हम लोग हेल्प कर सकते हैं आपकी, वो पूरी तरीके से हेल्प की है, 100% कमिटमेंट के साथ में की है। नोट्स हमने सारे वेबसाइट पर दे दिए, नोट्स हमारी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे आपको। तो इतना काम ज़रूर कीजिएगा, हमारी वेबसाइट को एक्सप्लोर कीजिएगा, ऐप को ज़रूर एक्सप्लोर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।